हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जांगिड़ चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सिसोदिया वंश पढ़ रहे थे। सिसोदिया वंश के राणा सांगा तक हमने पढ़ लिया। उसके आगे का जो पार्ट है वो हम शुरू करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे सिसोदिया वंश में राणा सांगा के बाद की घटनाएं जो हैं वो देखनी है हमें। दोस्तों, जो राणा सांगा था, राणा सांगा की मृत्यु इरिच स्थान के पास कालपी में 1528 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों, हमने पढ़ा था कि 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और वहाँ से महाराणा सांगा के बाण लगने के कारण, बेहोश होने के कारण वहाँ से इनको ले जाया गया बसवा दौसा के पास है। और फिर कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इनको विष दे दिया गया, जिसके कारण कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, आपको याद रखना है, बसवा उत्तर कई स्टूडेंट्स कर देते हैं इसके अंदर। बसवा में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी मृत्यु कालपी स्थान पर हुई थी। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि महाराणा सांगा को युद्ध स्थल से कहाँ ले गए थे, तो इसका आंसर होगा बसवा। लेकिन महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका आंसर सही कालपी होगा। दोस्तों, महाराणा सांगा के मुख्य रूप से 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा इसमें रतन सिंह है। दूसरे नंबर का पुत्र था, उसका नाम था विक्रमादित्य। और तीसरे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था उदय सिंह। एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उसके बाद फरवरी 28 में 1528 ईस्वी में रतन सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया। दोस्तों, इसकी जो माँ थी उसका नाम था कर्मावती। राणा सांगा की जो रानी थी उसका नाम था कर्मावती। आपको याद रखना, आगे अभी इनका वर्णन आएगा। एक तो ये कर्मावती। रतन सिंह ज़्यादा समय शासन नहीं कर पाया और 1531 में ही शिकार खेलते हुए अपने ननिहाल बूंदी में इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, रतन सिंह ने 1528 से 1531 तक शासन किया। 1531 में इसकी शिकार खेलते समय मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि विक्रमादित्य और उदय सिंह ये दोनों छोटे थे उस समय। इन दोनों में बड़ा था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य को छोटी उम्र में ही 1531 ईस्वी में शासक बनाकर और उसकी संरक्षिका के रूप में कर्मावती इसकी संरक्षिका बन गई, शासन चला रही थी, क्योंकि विक्रमादित्य है वो छोटा था। और नंबर 2 बात, विक्रमादित्य छोटा होने के कारण इसके अंदर अभी शासकीय योग्यताएं हैं वो नहीं आ पाई थी। दोस्तों, 1531 में कर्मावती शासन चला रही थी मेवाड़ का। 1534 ईस्वी में, ये थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सन 1534 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले के ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों, उस समय रानी कर्मावती जो है वो शासिका थी, क्योंकि विक्रमादित्य छोटे थे, इसलिए ये घबरा गई और घबरा कर रानी कर्मावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं, उस समय मुगल शासक थे हुमायूं को राखी भेजी, अपना मुंह बोला भाई बनाया कि हमारी सहायता करो, बहादुर शाह है उसने हम पर आक्रमण कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हुमायूं है समय पर नहीं पहुंच सका, और हुमायूं समय पर नहीं पहुंच सका तो रानी कर्मावती ने अपने इन दोनों पुत्रों को, उदय सिंह और विक्रमादित्य को, बूंदी ननिहाल में भेज दिया। और
जो महाराणा थे उनका प्रतिनिधि, महाराणा का प्रतिनिधि रावत बाघ सिंह को बनाया गया। रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया और बाघ सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। लेकिन दोस्तों ये रावत बाघ सिंह है, ये देवलिया के थे, देवलिया प्रतापगढ़, देवलिया ठिकाना था, देवलिया के थे बाघ सिंह और इनको प्रतिनिधि बनाया गया। इनके नेतृत्व में 1534 में गुजरात के बहादुर शाह से युद्ध लड़ा गया। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर इन राजपूतों की हार हुई और चित्तौड़ का किला है वो बहादुर शाह ने जीत लिया। दोस्तों चित्तौड़ का किला जीता गया तो इसी के साथ रानी कर्मावती के नेतृत्व में, महारानी कर्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ, जिसमें लगभग 1200 के आसपास महिलाएं हैं। वो जलती ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति देकर जो ये साका था ये पूर्ण किया। तो दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ का दूसरा साका आपको याद रखना है। चित्तौड़ का दूसरा साका ये दोस्तों 1535 में घटित हुआ था, 1535 ईस्वी में, और रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ था, कर्मावती के नेतृत्व में, और लगभग 1200 महिलाएं हैं वो जलती ज्वाला में जलकर ख़त्म हो गई थी। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। इसके बाद की बात, आगे की बात शुरू करते हैं। दोस्तों बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले के ऊपर अधिकार कर लिया और रानी कर्मावती के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा साका आयोजित हुआ। उसके बाद दोस्तों विक्रमादित्य ने हुमायूं की सहायता से, जो राणा सांगा का दूसरा पुत्र था जिसका नाम था विक्रमादित्य, उम्र ज़्यादा नहीं थी इसकी उस समय, विक्रमादित्य ने हुमायूं की सहायता से चित्तौड़ का किला वापस जीत लिया। 1535 ईस्वी बहादुर शाह से हुमायूं बाद में सहायता देने आ गया था और उसकी सहायता से विक्रमादित्य ने चित्तौड़ का किला वापस जीत लिया। और रतन सिंह के बाद में जो अगला शासक बना वो था विक्रमादित्य। लेकिन दोस्तों इसमें शासक की योग्यताएं हैं वो कम थी। शासक की योग्यताएं कम होने के कारण इसका एक रिश्तेदार, ऐसा कहते हैं कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र था, जिसका नाम था दोस्तों बनवीर। कई जगह बनवीर भी लिखा हुआ मिलता है। ये दोस्तों चित्तौड़ की सत्ता चाहता था, मेवाड़ की सत्ता चाहता था, इसलिए इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। दोस्तों अब शासन का जो प्रतिनिधि था वो केवल एक ही बचा था और वो था उदय सिंह, जो कि विक्रमादित्य का छोटा भाई था। उदय सिंह है अभी जिसका मैंने नाम बताया था, महाराणा सांगा के 3 पुत्रों में से उदय सिंह। दोस्तों ये छोटा था और इसकी धाई माँ है, उसका नाम था पन्ना धाय। इतिहास में यह पन्ना धाय के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों पन्ना धाय को जो ही पता लगा कि बनवीर ने राजा विक्रमादित्य को मार दिया है, महाराणा विक्रमादित्य को मार दिया है और वह उदय सिंह को मारने के लिए महलों की तरफ आ रहा है, तो दोस्तों उस समय पन्ना धाय ने अपना राजधर्म निभाते हुए अपने पुत्र का बलिदान दिया। इसके पुत्र का नाम था चंदन और उदय सिंह है, ये हम उम्र थे, लगभग इनकी दोनों की उम्र बराबर थी। इसलिए पन्ना धाय को जो ही शंका हुई कि बनवीर महलों की तरफ आ रहा है, इसने उदय सिंह को तो महलों से निकाल दिया, वो बाद में चर्चा करेंगे, और उसके स्थान पर अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जो बिस्तर है उसके ऊपर सुला दिया, चद्दर उठा के। बनवीर ने दोस्तों महल में घुसते ही आव देखा न ताव और सीधे ही चंदन को उदय सिंह समझकर और इसकी हत्या कर दी। दोस्तों अपने सामने अपने पुत्र को जानबूझकर मरवा देना राजधर्म के लिए, ऐसा इतिहास में
बहुत कम उदाहरण देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों पन्ना धाय है वो राजस्थान के इतिहास में अमर हो गई। इसने अपने पुत्र का बलिदान देकर भी राजधर्म को निभाया और अपने जो भावी शासक थे मेवाड़ के उदय सिंह है उनको बचा लिया। अब दोस्तों जब इसने निकाला उदय सिंह को निकाला तो इसने जो कीरत और वारीन, ये भी कई बार पूछे हुए आपको याद रखने हैं। कीरत और वारीन दंपत्ति के नेतृत्व में कुंभलगढ़ के जो किलेदार थे, कुंभलगढ़ के, ये पूछा जाता कहाँ पे भेजा गया, कुंभलगढ़ या कुंभलनेर कर दीजिए, कुंभलनेर के किलेदार आशा देवपुरा के पास भेजा था। आशा देवपुरा। दोस्तों जब बनवीर मारने आया तो इसने जो पत्तलों की टोकरी होती है कचरे की, उदय सिंह को सुलाकर ऊपर पत्तल वगैरह लगा करके कीरत और वारीन के नेतृत्व में इनको कुंभलगढ़ ले जाया गया। फिर वहाँ पर इनका पालन पोषण है वो आशा देवपुरा ने किया। आशा देवपुरा के संरक्षण में रहे। और दोस्तों 1537 ईस्वी में, क्योंकि उस समय चित्तौड़ के किले पर बनवीर का शासन था, इसलिए कुंभलगढ़ के किले में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। और दोस्तों फिर उदय सिंह ने सेना इकट्ठी करके 1540 में चित्तौड़ पर बनवीर पर हमला किया और बनवीर को मारकर 1540 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक दोबारा चित्तौड़ के किले में करवाया। तो दोस्तों एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा 1540 के बाद दोस्तों दिल्ली में शासन सत्ता बदल गई थी और दिल्ली में उस समय शेरशाह सूरी है, उसने हुमायूं को भगा दिया था और अफगानी शासन है वो शुरू कर दिया था। तो दोस्तों शेरशाह सूरी भी एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने राजस्थान के कई क्षेत्रों में हमला किया, जैसे कि हमने देखा है 1544 में गिरी शिमेल का युद्ध हुआ था राव मालदेव के साथ। तो दोस्तों 1544 में जब ये इधर आया तो 1544 ईस्वी में जब ये मेवाड़ की तरफ आया तो उदय सिंह ने चित्तौड़ के किले की चाबियां है वो शेरशाह सूरी को सौंप दी, शेरशाह सूरी को भेज दी, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। दोस्तों जब चाबियां ही सौंप दी तो युद्ध नहीं हुआ, लेकिन अधीनता जरूर स्वीकार कर ली। तो एक बात ये भी हमें ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में जो मेवाड़ के शासक थे इन्होंने शेरशाह सूरी से जो 1544 में अधीनता स्वीकार कर ली थी और राव मालदेव ने टक्कर ली थी। दोस्तों अब बात करते हैं आगे की। उस समय 1544 के बाद आसपास के जो क्षेत्र थे उनसे जो महाराणा उदय सिंह है उनका जो युद्ध वगैरह है वो होते रहते थे। 1555 में हुमायूं दिल्ली का दोबारा शासक बन गया था और 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। 1556 में दिल्ली का शासक है, 1556 में दिल्ली का शासक जो बना उसका नाम था अकबर। दोस्तों अकबर ने अच्छी तरह से जान लिया था कि यदि हिंदुस्तान में रहना है तो राजपूत जाति से सुलह करके रहना होगा, राजपूत जाति को साथ लेकर ही रहना होगा, क्योंकि इसके जो दादा थे या परदादा थे उनको टक्कर देने वाले भी राजपूत ही थे, उस समय और कोई नहीं था। तो इसने दोस्तों एक नई नीति अपनाई जिसका नाम था सुलह-ए-कुल। अब आप कहोगे कि यहाँ पर मुगल काल क्यों पढ़ा रहे हो, तो दोस्तों इससे रिलेटेड है इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा। सुलह-ए-कुल की नीति के अंतर्गत अकबर ने ये नीति अपनाई कि जो भी राजपूत राज्य है स्वतः अधीनता स्वीकार करता है उसे अधीन करके और उनको ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर अपने दरबार में रख लेवे, लेकिन जो अधीनता स्वीकार नहीं करे उनके साथ युद्ध करके उनका दमन किया जाए। दोस्तों इसी प्रकार 1567 ईस्वी में इसने महाराणा उदय सिंह के पास सुलह-ए-कुल नीति के अंतर्गत अधीनता स्वीकार करने का निमंत्रण भेजा, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने मना कर दिया। महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। दोस्तों अकबर ने अपने सेनापतियों को सेना लेकर
चित्तौड़ के किले की तरफ रवाना किया चित्तौड़ को जीतने के लिए। दोस्तों, समय देखकर, परिस्थिति देखकर महाराणा उदय सिंह के जो सेनापति थे उन्होंने महाराणा उदय सिंह को चित्तौड़ के किले से बाहर निकाल दिया, दूर भेज दिया। और उदय सिंह ने चित्तौड़ के किले की जो सत्ता है, चित्तौड़ के किले की जो संरक्षण का कार्य है वो जयमल राठौड़ और पत्ताजी जग्गावत, कई जगह फत्ताजी भी मिलता है, ध्यान रखना, पत्ताजी जग्गावत, इनके नेतृत्व में दोस्तों, इनके नेतृत्व में चित्तौड़ के किले को सौंप कर और महाराणा अमर सिंह है वो गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए, गोगुंदा की पहाड़ियों में सुरक्षित चले गए। दोस्तों, युद्ध हुआ और युद्ध 1568 में पत्ताजी जग्गावत है और जयमल जी राठौड़ है, ये इस युद्ध में खेत रहे, इस युद्ध में ये मारे गए। और फूल कंवर, पत्ताजी जग्गावत की जो पत्नी थी फूल कंवर, इसके नेतृत्व में दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ, चित्तौड़ का तीसरा साका, ये याद रखना है, चित्तौड़ का तीसरा साका। दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़ के किले को 1568 में जीत लिया और जीतने के बाद चित्तौड़ के किले का नाम मुहम्मदाबाद रखा गया। याद रखना आपको, मुहम्मदाबाद, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अकबर ने चित्तौड़ के किले को जीतकर और चित्तौड़ के किले का नाम मुहम्मदाबाद रखा। दोस्तों, इस युद्ध में अकबर की सेना के बहुत सारे सेनापति हैं, बहुत सारे सैनिक हैं वो मारे गए, जिससे अकबर बौखला गया। और अकबर बौखला गया, इसके कारण उसने कत्लेआम का आदेश दिया, कत्लेआम का आदेश दिया। दोस्तों, ऐसा काम अभी तक इसके पिता या दादा ने इतना नहीं किया था जितना कि इसने यहाँ पर किया। दोस्तों, कहा जाता है कि लगभग 30,000 नर नारियाँ बच्चे, 30,000 नर नारियाँ और बच्चे जिनका कोई दोष नहीं था, वे इस कत्लेआम में मारे गए। और इतिहासकार इस घटना को अकबर के जीवन पर कलंक बताते हैं। दोस्तों, अकबर ने इसे सुधारने का प्रयास किया और आगरा के किले, याद रखना, ये आगरा का किला, आगरा के किले के आगे जयमल राठौड़ और पत्ताजी जग्गावत की अपनी भूल सुधारने के लिए दोस्तों अकबर ने आगरा के किले के आगे संगमरमर से निर्मित गजा आरूढ़, मतलब गजा आरूढ़, हाथियों पर आरूढ़ जयमल राठौड़ और पत्ताजी जग्गावत दोनों की मूर्तियां है इसने आगरा के किले के सामने लगवाई। दोस्तों, ऐसी ही दो मूर्तियां जूनागढ़ का किला आपको पता है बीकानेर में है, बीकानेर में, वहाँ पर भी वहाँ के शासक रायमल ने 1594 ईस्वी में लगवाई थी। लेकिन दोस्तों, इतिहासकार आज भी इस घटना को अकबर के शासनकाल का, संपूर्ण शासनकाल का एकमात्र कलंक बताते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे थोड़ी सी कल्लाजी राठौड़ के बारे में और फिर इस चैप्टर का द एंड करते हैं। दोस्तों, जब युद्ध हो रहा था तो किले के अंदर नेतृत्व करता जयमल राठौड़ और पत्ताजी जग्गावत थे। और दोस्तों, जयमल जी राठौड़ के पैर में गोली लग गई, जिसके कारण युद्ध करने में इन्हें कठिनाई हो रही थी। तो इनके भतीजे, जिनका नाम था कल्लाजी राठौड़, दोस्तों कल्लाजी राठौड़ है वो जयमल जी राठौड़ के भतीजे थे। और मीराबाई जो है, संत मीराबाई इनकी बुआ लगती थी कल्लाजी की। इन्होंने जयमल जी के पैर में गोली लगने के कारण जयमल जी को अपने कंधों पर बिठा लिया
और फिर दोस्तों युद्ध करने लगे। अब जयमल जी का, अकबर को जयमल जी का सिर नहीं दिखा और केवल 4 हाथ दिखे। 4 हाथ दिखे तो अकबर ने अपने सेनापति को बुलाकर पूछा कि ये कौन सा योद्धा है जिसके 4 हाथ है। दोस्तों उसी दिन से कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली। कल्ला जी राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। और दोस्तों चित्तौड़ के किले का इस प्रकार पतन हुआ। चित्तौड़ के किले में जो साका हुआ था वो अंतिम साका था, तीसरा साका। इसके बाद में दोस्तों होली के दिन, ये याद रखना आपको, होली के दिन 28 फरवरी 1572 होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह है, उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों ये याद रखना है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि महाराणाओं में होली के दिन किसकी मृत्यु हुई थी, 28 फरवरी 1572 को। दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद इनका वीर शिरोमणि पुत्र जिसका नाम था महाराणा प्रताप, वो शासक बना। उसके बारे में हम जो अगला पार्ट आएगा सिसोदिया वंश का, उसमें पढ़ेंगे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो दोस्त हैं उनको मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।